अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अवाम चीनी की किल्लत और साथ में बढ़ती हुई कीमत से परेशान है, लेकिन किसान चीनी के साथ साथ अपनी आइंदा की फसल को लेकर भी परेशान है। आखिर इस परेशानी की वजह क्या है, ये जानने के लिए बढ़ते हैं पंचायत की तरफ। जनाब मोहतरम चौधरी साहब, तुम तो हर साल बाहर का एक दो चक्कर लाते हो, कोई ऐसा तरीका दसो भी बंदा बाहरों चक्कर भी लावे तो पैसा भी कोई ना लगे। तू भोला पोती रहना राणिया, तू चाहता है कि खूह भी ना होवे ते पानी निकल आवे, जमीन का एक किला भी ना होवे ते पूरा साल तू उथों फसल वड्डे। नहीं चौधरी साहब, तुहाडे कोलों ते राणा साहब तां पुछण डे ने, तुसीं माशाअल्लाह समझदार आदमी हो, चंगी मंदी जाणदे हो, वड़ निकल जाणदे हो। तुसीं ते 4 दिन परिंदियां दे नाल यारी ला के उन्हां दे गौल च रल के भी बाहर निकल सकदे हो ना, बगैर वीजे तो बगैर टिकट तो जेड़े मर्जी मुल्क च चक्कर ला के वापस आ जाओ। तू कि चौधरी साहब नूं गरीब समझिया? याद नहीं, चौधरी साहब दुबई गए सी तो उथों चॉकलेटां लैके आए सी। ओए आहो याद है मैनू बड़ी चंगी तरह, चाकलेटां भी तू चौरी दे तके थल्ले चुक के ते खा गया चोरी। मेरे को केड़ी गल भुली है, तेरा हर वाकिया किसे ना किसे खाण पीण नाल ही मुनसलक हुंदा है ना मुराद, जेड़ी गल याद कराउंदा है नाल को खाण पीण वाली गल दा हवाला दे दिंदा है। याद नहीं जदों मैं मैट्रिक च फेल होया हां उदन गोंगलू गोश्त पक्का ही भा, याद नहीं जिस दिन अब्बा ही फौत होए हन उस दिन हाँ काले छोलियां दा शोरबा पकाया ही भा, याद नहीं लड़ाई दे बाद जदों फूफी सानू मिलन आई सी उस दिन असीं खरबूजे खाण डए हाँ, उधरों खरबूजे फिके, उधरों फूफी साडे नाल आके फिकी हो गई। हुण वेखो तुहाडा दुबई इहनूं सिर्फ तां याद है कि तुसीं उथों चाकलेट ले आए हो ते इहने तुहाडे तकीए थल्लेओं कढ के चोरी खाधे हन। ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਰੇਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ? ਅੱਛੂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮਟਨ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਟੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ। ਓਏ ਤੌਬਾ ਕਰ ਅੱਛੂ, ਇਹ ਜੇਦੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ, ਓਏ ਬੋਟੀਆਂ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰੋੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਾਦੂ ਕਿੱਥੇ ਸੇ ਤੂੰ? ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਬੱਸ 'ਚ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। एडा मनूस जे जेड़ी गड्डी ते चढ़दा है पैंचर जरूर हुंदी है। मैनू चंगी तरह याद है एदी जंज वाले दिन भी जेड़ी गड्डी च नभाया सी, वो भी राह च पैंचर हो गई सी। होर ते होर एक बारी वजीर आला आया साडे पिंड, आ मोहसिन नकवी ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ को गेड़ा लाण, ओदी गड्डी ते चढ़ के नारे मारन दिया सी, ओदी गड्डी पैंचर करा छड़ी। जी बात है यार, आप इसको ताने दे रहे हैं, हो जाता है कभी कभार। ये हो नहीं जाता जी, एदी वजह तो हुंदा हर बार। कदी बाऊ जी सुनिया जी रेल गड्डी पैंचर होई है? मामे नूं मिलन गया हजे खानेवाल, रेल गड्डी ते चढ़ के ओ राह च पैंचर हो गई। ताया पैंचर नहीं सी होई, पटड़ी तो उतर गई सी। पटड़ी तो उतरी केड़ी घाह चरन गई ही, पैंचर ही होई ते लथी ना। ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੰਗੂੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੜਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਵੜ ਜਾ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਫਸਦੇ ਹੋ, ਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਚਾਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਚਾਚਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ? ਚਾਚਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਣ। वाह, ਓਏ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਮੰਗ ਭਰਾ ਮੇਰਾ। गल 16 ने ठीक करन दे ने राणा साहब। राणा साहब ने रब दी रहमत नाल कदी भी गल बाबा पुत्र जी बाबा तुही चाचा क्या टोरा तेरियां चाचा। गल ए वे कि कोई होवे जी खानदान दा, जी ओहदे नाल इज्जत बनदी होवे ते ओहदी इज्जत करनी भी चाहिदी। गल ते सारी एडी है
ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੁੱਟੋ। ਆ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਗਰੀਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਫਸੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੀ? ਮੈਂ ਆਪ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਆ ਵੇਖੇ ਚਾਚਾ, ਖਲੋਤੇ ਪੈਰੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। 2 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਦਿਆਂ। ਯਾਦ ਕਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਈ ਤੇ ਕੌਣ ਫੱਕੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ? ਹੈ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਘੇਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਟਾਲੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਣਾ ਬਚਾ ਲਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਾ, ਗਿੱਦੜ ਪੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ 2 ਚਿੱਟੀਆਂ ਲੈਣਾ ਇੱਧਰ ਲਾਈਆਂ ਚਾਕ ਨਾਲ, 2 ਇੱਧਰ ਲਾਈਆਂ। ਇੰਜ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ, ਗਿੱਦੜ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਗਿੱਦੜ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹਣ ਸਮਝਦੇ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਹੈ। ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਣ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਤੂੰ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬੱਲੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਵਾ ਪਾਸ਼ਰਫ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜੁਰਤ, ਤੂੰ ਭਾਸ਼ਰਫ ਕਹੀ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਸਿਹਤ ਉਹਦੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਹਤ ਆ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਰਾਣੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਸਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਏ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ। ਐਵੇਂ ਚਾਚਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਭਤੀਜਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲਮ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਲਫੰਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ? ਉਹ 230 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਚੀਨੀ ਵੇਚਣ ਹੀ ਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਐਡਾ ਉਤੋਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਂਝ ਯਾਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਚੀਨੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੰਜ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਦੇਣਾ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੋਢਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਣਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਬੱਲੇ ਹਾਲੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਮੁੰਡੇ ਕਰਕਟ ਖੇਡਣ ਡਏ ਹਨ, ਗੇਂਦ ਗਿਆ ਛੱਪੜ 'ਚ, ਬਾਲ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਛੱਪੜ 'ਚ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਛੱਪੜ ਡੂੰਗਾ ਤੇ ਕੱਦ ਤੇਰਾ ਨਿੱਕਾ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਈ ਮਾਰੀ ਛੱਪੜ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਦਲੇਰ ਨੇ। ਛੱਪੜ 'ਚ 100 ਲੋਹਾ ਟੁੱਟਾ, ਟਾਇਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਹੋਰੇ ਕੀ ਕੱਚ। ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਇਆ, ਮਾਰੀ ਡਾਈ ਰਾਣੇ ਨੇ ਛੱਪੜ 'ਚ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੇਂਦ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੇਂਦ ਛੱਪੜ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਪੜ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਚਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਰਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2-2 ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਐਬ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ, ਤੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਗੇਂਦਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ। ਵਾਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੀ ਵੇਖੇ। ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਪੱਠੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜੇ, ਖੋਤੇ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੌੜੇ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਆਲਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਖੋਤੇ ਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਰਾਣੇ ਦੀਆਂ 2। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਣਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਬੋ ਨੇ, ਟਰਬੋ ਸਪੀਡਾਂ ਵੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਧੜਾ ਧੜ ਖੋਤਾ ਖਾਈ ਜਾਣਦੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਗੋਦਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਥੋੜੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਉੱਥੇ।
और राणा साहब खोते पीछे दौड़ना छड्डो ते यार दा पता करो जरा फड़िया गया है। यार फड़िया गया बचना इन्हें भी नहीं। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਚੀਨੀ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਲਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਓਏ, ਗੋਦਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਪਰਵਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 7 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਆਜ਼ ਵੰਡਦਾ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਪਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਲਵਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ गोदाम। ये वही चीनी तो नहीं है जिसके बारे में ऑडिटर जनरल ने कहा है कि 300 अरब कमा लिया है यही जखीरा अंदोजों ने? ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਵਿਲਨ ਤੇ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਮਸਕੀਨ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਏ, ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਹਦ ਫਿਲਮ ਚ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੀਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਲਨ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਡਏ ਆ। ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਵੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਚੀਨੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਮ ਟੋਟਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੰਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ 74, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ 75, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ 82, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ 85, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ 88, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ 92। ਆ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ 2025 ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਏ ਫਿਲਮ। ਆ ਚਾਚਾ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕਮਾਨਲਾ ਦਾ ਰਾਂਝਾ 84। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਡਰਾਮਾ ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਂਝਾ 86। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਂਝਾ 89। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਕਰਦਾਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਆ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਸੰਨ ਬਦਲ ਦੇਣੀ। आप 100% सही कह रहे हैं और इससे ये वाजे होता है कि ये स्टोरी वही है और अगर चूंकि ये चलती चली जा रही है तो इसका मतलब है कि हुकूमत इसका साथ देती है। ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਫੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਛਾਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘੁੰਮਤੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਆ ਚੀਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਘੁੰਮਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਗਿੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਕਦ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਤੋਂ ਸਿਆਪਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਏ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਖਾਣੋਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਚੀਨੀ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ਜੇ ਇੰਨੀ ਚੀਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਆ ਤੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਗੇਂਦਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਖੋਤਿਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਡਿਆ। ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁਬੁਲ ਵਤਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਛੱਪੜ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨੂਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਇੱਥੇ ਟੈलेंट ਦੀ ਕਦਰ नहीं ਹੁੰਦੀ। बेचारे देखिए ये हर साल होता है, किसान के साथ ज्यादती होती है। ये शुगर मिल मालकान ऐसे हालात बना देते हैं कि जो किसान है उसको आकर अपना गन्ना सस्ता बेचना पड़ जाता है, उसे मजबूर कर देते हैं। अच्छा ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਚੀਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲਵੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁੱਲ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੰਨਾ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਦੇ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੰਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਨੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚੀਨੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੀਨੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਰੇਟ ਫਿਰ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल, कई सालों से यही सर्कल चल रहा है हर साल। ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਫਿਰ ਕਮਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਰੋਲ ਜਾਣਾ।
ओ भाई बंदे दी जे शक्ल चंगी ना होए कम से कम गल ते चंगी करनी चाहिए बस है बंदे दा पुत्र बन जा खबरदार अगर राणा साहब दी शक्ल सूरत ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰਸਮ ਹੋਈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਦੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹਾਏ ਬੱਲੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਸੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਸੀਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਚ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਾਈ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਲਾਈ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਲਾਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਈ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹਿਮਤੁल्ला ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਗਲੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਚਣ ਡਏ ਆਣੇ ਵਾਕਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਗਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਦਾ ਆਇਆ ਰਾਣਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਲਹਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਛੁਹਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੜਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭੋ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਛੁਹਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਚੀਕ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹੀ ਰਾਣਾ ਜੇ नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद किसी शायर ने क्या खूब कहा है पुलिस नु आखां रिश्वत खोर ते फायदा की पिछों करदा फिरां टकोर ते फायदा नाज़रीन पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा नाज़रीन आज की खबर के मुताबिक न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 को एक शायर का एक शेर याद आ रहा है किसी शायर ने क्या खूब कहा है पुलिस नु आखां रिश्वत खोर ते फायदा की पिछों करदा फिरां टकोर ते फायदा ये अल्लामा अबीर अबूजरी का शेर आपको पेश किया है अब आते हैं आज की खबर की तरफ खबर यूं है कि रूस में रिश्वत ना लेने वाले पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए ऑफर की गई रिश्वत के बराबर इनाम देने का ऐलान रूस तौफ पुलिस ने नई एंटी करप्शन पॉलिसी के तहत पहले पुलिस इंस्पेक्टर को 30,000 रूबल यानी $384 की रिश्वत ठुकराने पर इनाम दे दिया अजीज जी कुछ समझ नहीं आई जरा सारी मैथमेटिक्स जरा बताओ बताते हैं जी अभी बताते हैं किसी बंदे ने अगर आपको रिश्वत की ऑफर की है कि भाई जी 10,000 ले लो तो मेरा ये काम कर दो आपने अगर ठुकरा दिया कि खबरदार मैंने नहीं लेना 10,000 तो इस रिश्वत ना लेने पर जो हुकूमत है रशिया की वो अपने उस अफसर को अपने पल्ले से 10,000 दे देगा कि इसने 10,000 रिश्वत ठुकराई थी 10,000 इसको हम दे देते ये रिश्वत रोकने के लिए उन्होंने पैकेज दिया है और ये रूस वालों ने दिया है हमने अगर इधर इस पैकेज का अनाउंसमेंट की तो फिर हमारे मुल्क का पौना बजट इसी ऑफर की नजर हो जाए ओए IMF को पहले साल बाद जाते सा 6 महीने बाद जाना पड़ेगा हमारे यहाँ तो अब ये रवाज है ना जी कि जो बंदा रिश्वत लेके काम कर देता है वो बहुत अच्छा अफसर जो रिश्वत नहीं लेता और काम नहीं करता वो बहुत बुरा अफसर अब तो ये रवाज है हमारे यहाँ बहरहाल फिर भी हम कईयों से अच्छे भी हैं अच्छा 2 महीने पहले रूस में इस पैकेज का ऐलान किया गया था और 2 महीने के अंदर 25 रिश्वत ठुकराने वाले अफसरों के नाम सामने आए इस स्कीम के पीछे वजह यह बनी कि रूस 180 मुल्कों में से करप्शन के मुकाबले में 154वें नंबर पे पहुंच चुका है
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट में हम भी 135वें नंबर पे मौजूद हैं। चलो मैं तो डर ही गया था। इसका मतलब कि रशिया से हम ज्यादा रिश्वतखोर हैं। अन्य रशिया से ज्यादा रिश्वत है इधर हमारे पास। वैसे हम 2023 में 140वें नंबर पे थे। जेम्स बॉन्ड, मैंने जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं दी। अच्छा जी। मैं जिस दफ्तर में भी जाता हूँ काम के लिए, मैं उसको जाते ही कहता हूँ ये चाय पानी रख लो, मैंने रिश्वत नहीं देनी। वाह वाह वाह, ये तुम जैसे लोगों ने स्यापा डाला हुआ है। रिश्वत का नाम चाय पानी है। वो जो चाय पानी होती है वही रिश्वत होती है। और सर जी ये रिश्वत ही देता है। अगर ये चाय पानी किसी दूसरे को दे दे तो इसे मौत ना पड़ जाए। अगर तुम चारपाइयां तो बुनते हो तो किसी दफ्तर में क्या लेने जाते हो तुम? ओ भाई वो मंजिया नु नंबर लवान जांदा है। ओ यार मैं तो गल करके ही फंस गया। दुनिया में रिश्वत के हवाले से ऐसा ऐसा मुल्क पड़ा हुआ है कि हंसी के गोल गप्पे हैं। अच्छा। सर्बिया एक मुल्क है, सर्बिया यूरोप में। वहां पे हर काम की रिश्वत फिक्स है। जी हाँ, और कोई काम भी ऐसा नहीं है जो रिश्वत के बगैर हो जाए। रिश्वत वहां देनी ही पड़ती है। वहां लोगों को पता है कि घर का नक्शा पास कराना है तो 100 यूरो देना ही पैना है। या अपने स्कूल में अपना मुंडा दाखिल कराना है घट नंबरों वाला तो 200 यूरो देने ही पड़ने हैं। या अगर आपने दादा अबू को अस्पताल में दाखिल कराना है तो वहां पे 150 यूरो देना ही पड़ना है। फिक्स रेट है। वहां पे बहस की जरूरत नहीं होती। मेरा ख्याल है कि सर्बिया वालों की नजर में पैसे से ज्यादा वक्त की कदर है। वो कहते नहीं हमें वक्त ही आया ना करिए फटो तो चलो फटाफट। बल्कि मुझे लग रहा है कि सर्बिया में ना जी हर दफ्तर के अंदर स्टिकर लगे होंगे, एक दाम वाहिद कलाम। अच्छा, जो जॉर्जिया है ना जी, वो करप्शन पर काबू पाने के हवाले से एक मिसाली मुल्क है। जिसने सिर्फ कानूनी इस्लाहात और आवाम में आगाही के जज्बे को फरोग दे के मुल्क की तकदीर बदल दी है। सिर्फ 20 साल में वो करप्शन की रैंकिंग में 100 दर्जे बेहतर हुए हैं। यस। अच्छा, चीन में इंतहाई सख्त कवानीन होने के बावजूद रिश्वत है। अच्छा। और बहुत रिश्वतखोर लोग वहां भी पाए जाते हैं। आप देखें ना कि चीन में गुज़श्ता 14 साल के दौरान 13,40,000 लोग करप्शन के इल्जामात पर मुख्तलिफ सजाएं पा चुके हैं। अच्छा, आप ये सुन के भी बड़ा मजा लेंगे कि वो जो सजाएं पा चुके हैं रिश्वतखोर, उनमें फुटबॉल टीम का हेड कोच भी है। फिर चीन की हुक्मरान जमात के इंतहाई एक ताकतवर वजीर भी हैं। हत्ता के सदारत के मजबूत उम्मीदवार जी जॉन, वो भी करप्शन करने पर सजाए मौत की सजा पा चुके हैं। जी हाँ, इतनी खतरनाक सजा होने के बावजूद रिश्वत वहां पे ली जाती है। वैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चीन, शुमाली कोरिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मराकश और इंडोनेशिया ऐसे ममालिक हैं जहां करप्शन पर सजाए मौत भी दी जा सकती है। अजीजी, चीन में तो अफसरों की बीवियों को बाकायदा फौजी वर्दी में ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपने खामदों को रिश्वत लेने से रोक सकें। यह भी इंतहाई अक्लमंदी वाली बात है, बड़ा अच्छा तरीका है। चूंकि ज्यादातर अफसर जो है ना रिश्वत लेते ही बीवी के रटे पे हैं। वो बीवियां घर में रटा डाल लेती हैं ना, क्या भाई जरा मेरी सहेली दे खामद ने अपनी सस नूं भी ओदे कन्नां चों बौकर ते तीले कट के ते सोने दी बालियां पवाती तो तुसी अपनी बीवी नूं भी एक तोला जेवर नहीं लैके दिता। 10 तोले का मैनूं सैट बनवा दिओ, नहीं तो फिर मैं चली जी अपने पेके। अफसर बेचारा फिर बीवी नूं रोकण वास्ते किसी साइल दे छौड़े ला लई। इसीलिए तो फिर चीन ने बुराई की जड़ पे तवज्जो दी है कि सारी खराबी शुरू ही वहां से होती है। घर वालों की खास बंदे को चैन नहीं लेने देती। बेगम रोज सुनाती है की फायदा ताड़ी अफसरी दा, मेरी सहेली दा शोहर जेड़ा देखो जरा उन्होंने
ਐ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ੱਕਾ ਕੋ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ੱਕਾ ਕੋ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ੱਕਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਰਾ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਵਾਨੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਾ 2 दख्श ਚ अच्छा जो भारत है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पे भी 51% लोग जो है ना जी वो रिश्वत दे के अपना काम करवाते हाँ बेशुमार रिश्वतियां वहां तो कई सियासतदान कई वजीर अपना पार्लियामेंट के मेंबर जेलों में बंद हैं रिश्वत की वजह से मगर वहां पे ये एक बेहतरी जरूर है कि बहुत बहुत बड़े लोगों को भी उन्होंने रिश्वत के केस में अंदर बंद किया हुआ है नहीं अजीजी बड़े बड़े लोग तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी बंद होते हैं नहीं इधर तो उस वक्त बंद होते हैं ना जब हुकूमत से उतारे जाते हैं हुकूमत के अंदर तो आज तक मुझे नहीं कभी कोई खबर सामने आई कि फलाना वजीर फड़िया गया है या फलाना MNA या MPA फड़िया गया कहीं कहीं वंस इन अ वाइल ना हुआ हो इतनी अंग्रेजी तो मैं बोल ही लेता हूँ गुड अच्छा बात रिश्वत की हो रही है तो रिश्वत के हवाले से आपको सदर ट्रंप का एक चुटकुला सुना देता हूं ये चुटकुला आप आराम से भी सुना सकते थे भाईजान जब चुटकुला सुनाए तो फिर खुद भी चुटकुला बनना पड़ता है सदर ट्रंप ने फरवरी में गैर मुल्की सरकारी एहलकारों को रिश्वत देने से रोकने वाला कानून ये कहकर मुअत्तल कर दिया था कि यूं हम बैनुल-अक़वामी हरीफों से पीछे रह जाएंगे गैर मुल्की को अफसर को अगर रिश्वत दे के काम कराना तो करा लो ताकि ताड़ा काम रुके ना असी किधरे अपने काम रुका के ते अपने हरीफां तो पीछे ना रह जाइए यानी ट्रंप हर सूरत अमेरिका को आगे देखना चाहता है जी उसने सीधा सीधा कुड़िया कहा है पैसा फेंक तमाशा देख अजीजी इस तरह तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक जिनका हम समझते हैं कि वहां पर रिश्वत नाम की कोई चीज नहीं होगी वो भी रिश्वत में मुलव्वस हैं तो पीछे कोई मुल्क रह गया क्या जी ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में डेनमार्क जो है ना जी वो सबसे कम बदउनवान मुल्क करार दिया गया अच्छा डेनमार्क जो है वो आपको पता है उसका पासपोर्ट भी बड़ा पावरफुल है बल्कि दुनिया में वो अक्सर पहले दूसरे नंबर पे ही होता है वहां पे जो है ना जी रिश्वत वो बिल्कुल ना होने के बराबर है हाँ अलबत्ता ये भी आपके लिए हौसले के लिए बता देता हूं कि हम इतने भी बुरे नहीं हैं जनूबी सूडान सोमालिया वेनेजुएला को सबसे ज्यादा दुनिया के करप्ट ममालिक कहा गया है या फिर मेरा ख्याल है ये जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट बनाने वाले मेंबर्स हैं वो शायद कभी पाकिस्तान आए नहीं है या मेरा ख्याल है उनको किसी पाकिस्तानी SHO ने भी हाथ नहीं डाला इसके साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद आप मुझे जेब तराशी कहें चोर ना कहें आखिर जेब तराशों की भी कोई इज्जत होती है मैंने तो जिंदगी में जेब तराशों को चपेड़े ही पड़ती देखी नाज़रीन जेब तराश अपने काम को जुर्म नहीं बल्कि आर्ट समझते हैं यही वजह है कि जेब तराशी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है आइए आज आपकी एक ऐसी ही जेब तराश और उसके मुतासरा शख्स से मुलाकात करवाते हैं सर जी मेरे इख्तियार में हो तो इस जेब तराश को मैं कम से कम उम्र कैद करवा दूं बड़ी मेहरबानी जी कि उम्र कैद पे हाथ रोक लिया वरना तुम तो मुझे फांसी घाट तक ले जाते मेरा ख्याल है फांसी का वो इसलिए मंसूबा नहीं बना रहे कि आपकी गर्दन काफी पतली है उनको ये डर है कि कहीं फंदे में से आपकी गर्दन निकल ना जाए हाँ फांसी से इसका सांस भी बंद हो सकता है आप खिड़की ट्राई करें या धागे से फांसी ट्राई करें दसो यार इसको शर्म ही नहीं आई मेरी जेब काटते हुए और शर्म कौन सी मैंने कौन सा अपने मुर्शद की जेब में हाथ डाल दिया यार वैसे शर्म तो आनी चाहिए एक चोरी ऊपर से सीना जोरी एक मिनट भाजी आप मुझे जेब तराशी कहें चोर ना कहें आखिर जेब तराशों की भी कोई इज्जत होती है पता नहीं किधर इज्जत होती है मैंने तो जिंदगी में जेब तराशों को चपेड़े ही पड़ती देखी देखो यार इनको जेब में हाथ डालते हुए ये एहसास नहीं होता कि हम उसके सिर्फ पैसे नहीं निकाल रहे
हम उसकी ख्वाहिशात, उसके दुखों का मदावा, उस बेचारे की घर की प्लानिंग, उसके बच्चों की रोटी निकाल के ले जा रहे हैं। ओ भाईजान जेब कट्टी है, तुसी ते मैनू खलीलू रहमान कमर दे डायलॉग सुनान लग पए हो। ख्वाब, ख्वाहिशें, बेबसी। शट अप! तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम इस वक्त दानिश्वरों में घिरे हुए हो। ओ भाई जी ये दानिश्वर नहीं है, जामनुआ नू लून लाया जे। फिलहाल जामनुआ नू लून लाने की जरूरत नहीं, तेनू सबक सिखाने की जरूरत है। ओ पहलवान जी, इसको सबक सिखाने का बेहतरीन हल है, इसको पुलिस के हवाले करो। पुलिस 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 पुलिस। सर पुलिस बुलाने का कोई फायदा नहीं, ये इनसे किसी मामूली कैटेगरी में इनको डाल के माल पानी लेके बात रफा दफा कर देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, वरना अगर पुलिस इनके साथ हमदर्दी ना रखती हो जी तो ये किस तरह अवामी मुकामात पर दंदनाते फिरे। जी पुलिस को इनकी शक्लें याद होती। आप यकीन माने मैं आपको हैरान कुन वाकया सुनाने लगा हूँ। जी रशिया में हम फिर रहे थे। अच्छा सेंट पीटरबर्ग। जी तानू कोई डर ते नहीं लगा मैं नाम लिया शहर का? शहर का नाम है सेंट पीटरबर्ग। वाह वहां पे फिर रहे थे मैं और मेरा दोस्त है साकिब। जी यार उधर उसकी साकिब की जेब कटी गई। पास ही एक ना जी वो पुलिस की वैन खड़ी थी। अच्छा वो साकिब ने उनको जाके बताना शुरू किया कि मेरी इधर से अभी जेब कटी गई है, अभी अभी। जी वो कोई बटुआ निकाल के मेरा कोई लड़के दौड़ गए। अच्छा 3 लड़के थे, वो हमने देखे भी। अच्छा। समझ गए हम कि ये इन्होंने लेके वारदात भागे हैं, की। क्योंकि थोड़ी देर बाद ही उसने कह दिया और मेरे बटुआ निकाल लिया किसी ने। तो वो 3 लड़के ऐसे रश में दौड़ दौड़ के तो गली में किसी में घुस गए। अच्छा जी अच्छा पुलिस वालों को जब बताया तो पुलिस वालों ने ना जी मोबाइल फोन से बाखुदा तीनों की तस्वीरें निकाल के ना बारी बारी, वो कहते हैं ये था लड़का। अच्छा हम हैरान हो गए, हमने कहा यही था। फिर दूसरा दिखाया, दूसरा ये था, फिर तीसरा। हाँ उसके बाद कहता है हाँ ये इधर करते हैं जेब तराशी हाय करते हैं, और तुम लोगों के पास तस्वीरें भी हैं तो तुसी नरा वैगन च गाने ला के सुनन रहे हो। यार अगर सेंट पीटरबर्ग में आपके साथ ये ऐसा वाकया हुआ था तो आप मुझे फोन करते हैं। भाई जी सेंट पीटरबर्ग रशिया में है, अफ्रीका में नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जीजी, ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस वालों को इन जेब तराशों का मालूम ना हो, क्योंकि ये जेब तराशी तो इनका रोजाना का मामूल है। हाँ जी और जनाब कोई हमारे आर्ट की भी दाद दें, ये जेब कतरा बनना आसान काम नहीं है, सालों तक ट्रेनिंग चलती है। पानी के ऊपर से 2 उंगलियों के साथ फूल को ऐसे उठाना कि उंगलियां भी गीली ना हो, हाय फिर पन्नियों को उठाने की बारी आती है, फिर भरे बाजार में इसका रिस्क लेना आसान काम तो नहीं ना। नहीं वैसे तुम्हें तो इस ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं थी। माशाल्लाह जिस कदर तुम बॉडी बिल्डर हो, तुम तो अगर जूती उतार के बंदे की जेब में खुद भी छलांग लगा दो तो ज्यादा से ज्यादा अगले को यही महसूस होगा कि शायद कोई जेब में कीड़ा चला गया। ये है ही बदतमीज और जालिम आदमी। हाय अली बाबू जी मैं अपनी बेगम को शॉपिंग करवा रहा था और मेरी जेब कट गई, मुझे पता ही नहीं चला, और मेरी बेगम ने 5 सूट पसंद कर लिए। अच्छा जब मैंने पैसों के लिए जेब में हाथ डाला तो जेब खाली। ओ यार वो तो तुमने भाभी के सामने जेब कटने का ड्रामा किया था, वो तुम्हें मालूम है कि ऐसे तो उसने टलना नहीं। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो बहू जी? जेब का तो सफाया होना ही था, या शॉपिंग से होना था, या मेरे हाथ से हो गया। ऐसे जालिम लोग हैं यार, जनाजों में घुस जाते हैं वारदात करने। हाय देखो ना जरा, शादियों में तो घुसते ही थे, हाँ हाँ जी जी अब जनाजों में और जनाजे को ये सबसे आइडियल जगह समझते हैं, क्योंकि वहां लोग परेशानी में होते हैं। जी हाँ हाँ जी हाँ जी मैं एक दोस्त के वालिद के जनाजे पे गया हूं, मेरी जेब कट गई। 10,000 मेरी जेब च सी। ओए होए होए। मैं हाले परेशान होन डिया सा, तो एक होर दोस्त का फोन आ गया, कहते यार सुने यार अरशद दे वालिद साहब मर गए ने। मैं कहा ओदे वालिद साहब नहीं मरे, मेरा 10,000 मर गया है। अजीजी तुम बज़ाहिर एक बड़े समझदार आदमी लगते हो, पता नहीं अपना बटवा साथ क्यों ले गए थे? यार बटुआ क्यों ना लेके जाता, मैंने कौन सा अरशद के अब्बा जी के पैसे देने थे। पर अजीजी तुम्हें पता होना चाहिए कि ये लोग ऐसी ही जगह तलाश करते हैं जहां पे लोगों की तवज्जो बटी हो, लोग अपनी परेशानी में होते हैं और ये अपना काम दिखा जाते हैं। सर कोई सवारी बस की खिड़की से बाहर देख रही हो ना, हाँ। ये उसका पर्स निकाल लेते हैं। ओ
ओ जी आम जगह पे तो लोग 10-10 दफा जेब टटोल के देख रहे होते हैं। हाँ। जेब में कुल चाहे 150 रुपया हो तो चेक कैसे करते हैं जैसे 1.5 लाख की पेमेंट लेके निकले हो। और मेरे लिए 150 भी 1.5 लाख के बराबर है। हाय। तुमने तो मेरा 15,000 रुपया निकाल लिया। ओ, ये तो वाकई सरप्राइजिंग है। आपकी जेब से 15,000 निकला है? जी जी। मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि शायद इसने जेब काटी है तो आपकी जेब में से नान हलीम निकल गई है या ज्यादा से ज्यादा साथ सलाद और रायता होगा। 15,000 था इनकी जेब में। जी जी 15,000 कैश जी। वापस करो यार कैश उसका। जब वो रोटी खाने लगे ना वो उठा के दौड़ जाओ, 15,000 से ज्यादा टची हो जाएगा। और सर जी कुल 750 रुपया सी ਇਹਦੀ जेब ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨੇ 15,000 रुपया बना ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਏ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹਦਾ 750 रुपए वाला है। एक्सक्यूज मी, मेरी लेडीज मार्केट में दही भल्ले की दुकान है। ਲਓ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 750 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਟਿਕਟਾਂ ਅੰਗਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲਿਆ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 750 ਰੁਪਏ। और भाईजान 15,000 रुपया निकले है, बकवास करता पिया। हाय। ये इन जेब कतरों की बचत अब इस वजह से हो जाती है कि जब कोई ये वारदात करते हैं तो उसके बाद लोग जो हैं जिसकी जेब कटी होती है उसे नसीहतें करना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं भाई तुमने जेब में बटवा क्यों रखा, हाँ। अगर बटवा था तो उसमें इतनी रकम क्यों रखी, ऑनलाइन का दौर है, पैसे बैंक में जमा करवाओ ताकि इस तरह की वारदातों से अपने आप को महफूज रख सको। हाँ जी। और सर जी ये भी हमारे कारोबार पे डाका है। अब तो लोग खाली जेबों से घरों से निकलते हैं, बस एक को कार्ड सा रखा होता है। हाँ हम भी बड़े शातिर हैं, जो पढ़ा लिखा हो बहु टैप लग रहा हो हम उसके पास भी नहीं फटकते। इसीलिए हम इस जैसे डंगरों को लूटते हैं। यार क्या फजूल बात कर रहे हो, एक तो तुमने उसकी जेब काटी है ऊपर से उसको डंगर बोल रहे हो। चले सर जी उसने जेब काट ली है, उसको सच तो बोलने देना। अली साहब इसीलिए मैंने जेब में पैसे रखने ही छोड़ दिए। मैं तो लिफ्ट ले लेके ही चैनल पे आ जाता हूँ। अच्छा। ओ भाई तुम्हें आसानी से लिफ्ट मिल जाती है, तुमने कौन सा सीट पे बैठना होता है? आराम से तुम मोटरसाइकिल के हैंडल पे बैठ के आ जाते हो। जीजी इसे तो साइकिल वाला भी लिफ्ट दे देता है। इसको पकड़ के दूरा करके कैरियर पे रखता है। चलो जी। अच्छा अजीजी एक और बड़ा दिलचस्प मामला जो देखने को मिलता है कि जब कहीं पे कोई जेब तराश पकड़ा जाता है तो उसके पकड़े जाने के बाद वहां पर लोग मौजूद उसको गालम गलोच शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं और अचानक वहां पर एक कोई मोअज़्ज़ज़ या कोई बुजुर्ग शख्स आ जाता है। वो आकर उसको पकड़ता है और उसको फेंटी लगाना शुरू कर देता है और कहता है कि इनू आज मैं नहीं छड़ांगा, इनू मैं थाने लेके जावांगा। हाँ बल्कि ये भी कह देते हैं कि इसने मेरी भी एक दफा जेब काटी थी। और वो इतने गुस्से में लोगों को दिखाई देता है कि लोगों को यकीन आ जाता है कि वाकई में ये आज इसको थाने लेकर जाएगा। वो दरअसल उसका उस्ताद होता है और उसको वहां से बचाकर लेकर निकल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ये मुनज़्ज़म लोग होते हैं, ऐसी ग्रोहबंदी होती है और इस कदर इनका राब्ता होता है पुलिस के साथ, लोगों के साथ, कि ये पकड़े नहीं जाते। अच्छा। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे एक कजन है भाई हमारे, वो स्वीडन से आए हुए थे। अच्छा। उनकी जेब कट गई। अच्छा अब उनकी जेब में स्वीडिश पासपोर्ट भी था, वो भी चला गया। वो बड़े सख्त परेशान कि यार पासपोर्ट भी मेरा चला गया, पैसों को तो चलो गोली मारो, अब मैं कहाँ एम्बेसी से राब्ता करूंगा, क्या करूंगा, एक लंबा प्रोसीजर। सही। वो उनके एक दोस्त ने कहा कि बात सुने, पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, अब ये बताएंगे जेब कटी कहाँ थी। उन्होंने वो बाजार जगह बताई जहां पे जेब कटी। उन्होंने कहा ओके मैं करता हूँ कुछ। यार 2 दिन बाद उन्होंने लाके पासपोर्ट उसको दे दिया। अच्छा। हाँ उनको पासपोर्ट उन्होंने दे दिया वापस लाके। उनका ये कैसे हुआ? उनका किसी ने दसना ना, ये पुलिस वाले अगर रिक्वेस्ट करिए ना कि भाई जी पैसे चलो रख लैन, गोली मारो पैसे, पासपोर्ट वापस मिल जावे, तो वो दे देते हैं। अच्छा। हाँ ये 10-12 साल पहले का वाकया है, मैं शाहिद हूँ उसका। ऐसे अजीजी कुछ जेब तराश ऐसे होते हैं जो ख्याल भी करते हैं। अब गुज़श्ता साल दादा की वफात हुई, मैं दादा के जनाजे पे था और वहां पर किसी ने मेरा बटवा निकाल लिया। उस बटवे के निकालने के बाद जो बटवा या उसमें कैश है वो तो ना मिला, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाक के जरिए मुझे वापस मिल गए। हाँ जी ये करते हैं ऐसे।
और देखो ना जनादे पे ही कटेंगे। आपको याद होगा अरशद नदीम जब बाहर से आया था और उसका इस्तकबाल हो रहा था, रास्ता पूरा, जाहिर है लोग उसको प्यार कर रहे थे। तो जो अरशद नदीम के कोच हैं उनकी जेब कट गई थी। उन्होंने सारे मुबारक दे रहे ने और कोच नाल अफसोस कर रहे। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਪੂਛਲ ਤੋਂ ਗਲਹਿਰੀ ਬੈਠੀ ਏ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਏ, ਦੇ ਉਹਨੂੰ 500 ਹੋਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਜਾਵੇ। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। यार अजीजी मुझे तो लगता है कि इन लोगों की बकायदा तरबियत की गई है कि 2 गालियां। तुमने मुझे यार अजीजी किस चक्कर में कहा? ला जी आप सबको मुबारक हो। हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर दूसरे ममालिक की असम्बलियों के लड़ाई झगड़े दिखाते थे, हाथापाई, कसोनमुखी, थपड़ो थपड़ी। बहुत से हम असम्बलियों के इजलास दूसरे मुल्कों के दिखाते थे, क्या देखो की हो रहा है असम्बली। हमारे यहाँ अभी तक थपड़ों गौसों वाली नहीं थी आई वीडियो, वो भी रिकॉर्ड टूट गया है। यानी गाली गलोच और ये वो और एक दूसरे की तरफ भागना, पकड़े जाना, ये वो, यहाँ तक तो वीडियोस मौजूद थी। मगर थप्पड़ रसीद कर देना किसी दूसरे मेंबर को, ये रिकॉर्ड पंजाब असेंबली ने तोड़ दिया है। वाह। अपोजिशन के रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसान रियाज को थप्पड़ रसीद कर दिया है। जवाब में उन्होंने भी हाथ पांव चलाने की कोशिश की है। उसके बाद जो हाड़ा लाड़ा हुई है उस पे सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिन लोगों को असल में शर्मिंदगी होनी चाहिए थी उन्हें शायद इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि असेंबली इजलास में हंगामा रही, गाली गलोच और हाथापाई तक तो जो बात पहुंची है, इस पे यकीनन हुकूमत और अपोजिशन के जो लीडरान हैं, पार्टी लीडरान, मैं तो उनको शामिल समझता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने कारकुनों की, अपने पार्टी के नुमाइंदों की या तो तरबियत ऐसे की हुई है, बिल्कुल, या वो चाहते हैं कि ऐसे हो, वरना तो उनकी तरफ से बयान आने चाहिए, बिल्कुल सही, या अपनी पार्टी का कोई एक्शन होना चाहिए। कोई इस तरह की अगर हाथापाई को करे या गाली गलोच करे, तो मैं हैरान होता हूं कि पार्टी के जो लीडरान होते हैं वो क्यों नहीं कोई स्टेप लेते, वो क्यों नहीं उनकी कोई रुकनीयत मुअत्तल करते या उनको पार्टी से दस्तबरदार करते, क्यों नहीं ऐसा होता? बिल्कुल। अब तो खैर ये बात बहुत आगे जा चुकी है। अब देखे ना, ये जो खालिद डोगर साहब ने ये जो थप्पड़ जड़ा है, इस पे जो स्पीकर साहब थे उन्होंने 15 दिन के लिए उनकी एंट्री बंद कर दी, आप पंजाब असेंबली के इजलास में नहीं आ सकते। तो इस पे मेरा ख्याल है कि जो हुकूमती रुकन थे जिनको थप्पड़ लगा है, उनको चुप कर जाना चाहिए था, ठंडा हो जाना चाहिए। लेकिन असेंबली का इजलास खत्म हुआ है तो बाहर और पता नहीं कौन कौन लोग और हला लाला और गाली गलोच, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे आई है। बल्कि बताया जा रहा है कि कुछ गुंडे वहां पे जमा हो गए, उन्होंने बुलवा लिए और वो वहां पे एक अजीब तमाशा लगा। क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं भाई? आप देखें कि जो जमातों के नुमाइंदे और सपोर्टर हैं वो तो अब मौला जट और नूरी नत के स्टाइल में हो गए हुए हैं। उन्होंने तो वहां मीडिया के सामने एक अलग तमाशा लगाया हुआ था। बिल्कुल सही। अब होना तो ये चाहिए था ना कि ऐसी हरकत के बाद पार्टी के लीडर जो हैं, लीडरशिप जो है, अपने अपने बंदों को बुलाए, उनकी बात पुरस करती। ये कौन सा तरीका है जमहूरियत को फरोग देने का? असेंबली का एहतराम को ऐसे होता है? बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को नुमाइंदगी देने से बेहतर है कि पार्टी से निकाल दिया जाए, ये बात, ताकि दूसरों को भी सबक मिले। बिल्कुल सही। पाकिस्तानी सियासत में तो हर गुजरते दिन के साथ साथ ऐसी गुंडागर्दी आती जा रही है कि ईमान से डर लगना शुरू हो गया है। अल्लाह ही खैर करे, ये बात बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहां जाकर रुकेगी। अजीजी, ये मामला सिर्फ असेंबली की हद तक महदूद नहीं है, क्योंकि ये मामला असेंबली में तो जैसा कि आपने कहा कि हमने पहली मरतबा देखा है और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता रहा है। हम इंडिया की बात करते रहे हैं कि वहाँ पर लोकसभा में देखें किस तरह से एक दूसरे के गुत्तम गुत्था हो जाते हैं, लेकिन असेंबली से हट के टेलीविजन प्रोग्राम्स में हमने देखा है कि ये रवैये, ये अंदाज हमें टेलीविजन प्रोग्राम्स में नजर आया है कि जहाँ पर कोई किसी पर पानी फेंक रहा है
किसी ने किसी को गिरबान से पकड़ लिया है, कोई किसी को फर्श पे गिरा कर उसको मार रहा है। हाँ। तो जैसा कि हमारे लीडर्स और हमारी पार्टीज़ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप है, उनको चाहिए ये कि इनको बुलाकर बिठाकर समझाएं कि अपना इख्तलाफ जाहिर करने के और कई तरीके हैं, ना कि ये कि हाथापाई की जाए, क्योंकि हम पूरी दुनिया में जो मंजर पेश कर रहे हैं उससे हमारी जगहसाई हो रही है। बिल्कुल। जी 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 जी, असल में तो बात यह है कि ये लीडरों ने जो अपने कारकुनों में और अवाम में जो हवा भर दी हुई है ना जी, हाँ नफरत की, ये उसका नतीजा है। बिल्कुल। यार अजीजी, पंजाब असम्बली के मेंबरान की नई नई तनख्वाह बढ़ी है, उसका कुछ तो असर होगा। बहुत अच्छे, क्योंकि तू वाकई गरीब आदमी है। यानी जेड़े बंदे को पैसे आवे वो लड़ पवे, हद हो गई है। मेरा मतलब है सारी दुनिया तमाशा देखती है। हाँ जी, बिल्कुल। अब सोशल मीडिया आ चुका है। ये जो ग्लोबल विलेज हम कहना शुरू हुए हैं, अब सचमुच ये है। जी क्यों हम लोगों को तमाशा दिखा रहे हैं? सही बात ये है। भुखे नंगे लड़न डे एडा केड़ा साडे को पैसा आ गया, हर बारी तो जाके दूजियां को पैसे लेके तो रोटी खान रहे हैं। अजीजी, ये असेंबली में हाथापाई नहीं होनी चाहिए, मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। ओह, सही बात है, इसीलिए तो ये आज तक इलेक्शन नहीं लड़े, वरना कई दफा इन्होंने सोचा कि मैं इलेक्शन लड़ूं, फिर ये कहते हैं कि नहीं यार हाथापाई नहीं होनी चाहिए, सिरी पाई हो तो वो ठीक है, उसके साथ अगर गरम नान भी हो वहां तक तो ठीक है, हाथापाई बहुत बुरी बात। वैसे अजीजी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये लीडरान को चाहिए कि अपने अपने लोगों को बुलाकर उनके खिलाफ एक्शन लें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि ये सब होता रहे। हाँ। जी, आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी गंदी गाली दे रहे हैं। भाई अगर कोई नून लीग के लीडरों का नाम लेके या पीटीआई के लीडरों का नाम लेके उनके हक में बोलते हुए दूसरों को गंदी गालियां निकाल रहा है, तो यार लीडरान क्यों देख रहे हैं? हाँ जी, या कुछ तो कहें कि भाई ये जो बकवास कर रहा है, ये जो गाली गलोच कर रहा है गलीज, ये हमारे साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही। कुछ तो कहें, कुछ तो बोलें यार। मजा ले रहे हैं, उल्टा उसे ऑन करते हैं, उसे इज्जत दे रहे होते हैं, वो लीडरान के साथ तस्वीरें बनवा रहे होते हैं, वो लीडरान के साथ फंक्शंस में बड़े चौड़े होके बैठे होते हाँ हैं। जी। क्या कर रहे हो यार? तौबा। यार अजीजी, मुझे तो लगता है कि इन लोगों की बकायदा तरबियत की गई है कि दो गालियां। हाँ। नहीं, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर तुमने मुझे यार अजीजी किस चक्कर में कहा है? इसने सुन लिया जब आप रसमलाई का ऑर्डर दे रहे थे। यार जब दो दानिशवर बात ओ कर रहे हैं, दानिशवर, पहले बात का तो जवाब दो, तुमने मुझे यार किस चक्कर में कहा है? सारे लोग देख रहे हैं, नायरीन देख रहे हैं, वो कहेंगे कि ये एक दानिशवर आदमी है, इसका दोस्ताना जाहिल लोगों के साथ है। पता है तुम्हें मैं और अजीजी कौन से कॉलेज पढ़े हैं? ना बताना, ना बताना। आजकल उस कॉलेज की ग्राउंड में भैंसें और गायें बांधी होती हैं। ऐसे अजीजी, मैं माजरत चाहता हूँ, आप सब मिलकर सिर्फ जो है वो कारकुनान को रगड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि कारकुनान जिम्मेदार हैं, तो क्या लीडरान ने कम लूज टॉक की हुई है? बिल्कुल ठीक बात है। बड़े बड़े अहम लीडरों ने बैठ के तो टेलीविजन के ऊपर जिस तरह एक दूसरे के साथ बातें की हुई हैं, हाँ जी। जिस तरह एक दूसरे को बुरा भला कहा हुआ है, वो अखलाकियात के जुमरे में नहीं आता। और अलमिया ये है कि हमारे नाजरीन जो हैं, देखने वाले सुनने वाले, वो ऐसी चीजों को पसंद कर रहे हैं। हाँ जी। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये थिएटरों के हवाले से उस वक्त भी बड़ी बहस चल रही थी, गंदे डांस और गंदी गुफ्तगू, और अखबारों में भी आती थी ऐसी खबरें। जी जी। तो मुझे इशफाक अहमद मरहूम मिले पीटीवी पे, मैं वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए गया हुआ था, वो भी तशरीफ लाए हुए थे। जी। तो मुझे देख के कहते हैं कि यार ये काका की हुंदा है पिया थिएटर दे हवाले नाल गुफ्तगू ये वो। मैंने बताया जी कि बहुत गलाजत आ चुकी है, और यहाँ डांस और ये और वो और फाशी और गुफ्तगू में भी बड़ी। सुनते रहे तो मुझे कहते हैं कि ये लोग देखने भी आते हैं। मैंने कहा जी आते हैं देखने, धड़ाधड़ आते हैं, हाउस पैक होते हैं, और बड़ी महंगी टिकट लेके बैठ के देखते हैं। तो बेचारे ना ऐसे सोच में पड़ गए। तो कुछ देर बाद कहते हैं कि ये बड़ी खतरनाक बात है, करने वाले तो चलो पैसे लेके कर रहे हैं, हाँ जी। तो कौम जो पैसे पल्ले से दे के इनको सुनने आती है या देखने आती है ऐसी चीजें, जी। ये बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल बन गई है। इसका मतलब ये है कि काम बहुत खराब हो चुका है। बिल्कुल। सोशल मीडिया के ऊपर ये जो गलाजत
गंद जो धड़ाधड़ फैला हुआ है वो जाहिर है लोग करते ही इसलिए हैं, और ज्यादा शेयर हो रहे हैं क्योंकि उनको देखा जाता है। तो उनकी पजीराई हो रही है, पजीराई ना भी हो, आप सिर्फ देख के उनको बुरा भला भी कह रहे हो, मगर उनकी जो रेटिंग है या उनके व्यूअर्स कह लें वो तो बढ़ रहे हैं ना जी, बढ़ रहे हैं, तो उन पे उनको पैसा मिल रहा है। हाँ जी। तो पैसे के पीछे तो फिर आपको पता ही है कि कहां तक इंसान पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।